जी, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि ऑक्सीजन सेचुरेशन की एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें कितनी देर सेचुरेशन चेक करनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो मोबाइल ऑक्सीमीटर्स होते हैं क्या वो एक्यूरेट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप सभी को एहतियात करना पड़ेगी कि जब आप ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर प्रोब लगा रहे हैं तो वो सभी चीज़ें ठीक होंगी, और जैसे बाज़ औक़ात वो सिग्नल देते हैं कि क्या ये प्रोब जो है वो सिग्नल सही पिकअप कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो देखें। तो जब सिग्नल जो है वो सही आ रहा है, आपका हार्ट रेट और आपके रेस्पिरेटरी रेट हार्ट रेट और सैचुरेशन मॉनिटरिंग, ये दो चीज़ें अमूमन जो है मोस्ट सैचुरेशन मॉनिटर्स रिकॉर्ड करते हैं। वो अगर नाइस एंड स्टेबल आ रही हैं, उनकी लाइट वगैरह कोई बैड सिग्नल या पुअर सिग्नल के हिसाब से कोई नहीं आ रहा है, तो वो टाइम काफ़ी है। तकरीबन जो है आपका जो है विदिन 1 मिनट जो है वो ऐसी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा मिसाल के तौर पे फिंगर को मूव कर रहा है तो वो आर्टिफैक्ट मूवमेंट आर्टिफैक्ट उसमें आ जाएगा, जिससे कि आपको फिर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये भी है कि आप उसके बच्चे के हाथ को ज़ोर से पकड़ के एक जगह स्टेबल भी करेंगे तो उसके प्रेशर से जो है वो सर्कुलेशन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, तो वो उसकी भी सैचुरेशन जो है वो हो सकता है। तो अगर आप बगैर प्रेस किए हुए उसको स्टॉप कर सकती हैं, बच्चे का हैंड स्टॉप कर सकती हैं, बच्चा खुद स्टॉप कर सकता है, तो वो बेहतर होगा। लेकिन अमूमन ये है कि विदिन मिनट और 2 मिनट जो सर्कुलेशन जो है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग वो पिकअप कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि वो ठीक आ रही है। दूसरा ये मोबाइल ऑक्सीमीटर्स का मुझे पता नहीं चला था कि वो कौन-सी बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीमीटर रिकॉर्डिंग वाले जो डिवाइसेज़ हैं वो मोबाइल ही हैं, जिसका मतलब है कि आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा सकती हैं, जैसे फिंगर के ऊपर या ईयर लोब के ऊपर लगाने के लिए। और जो मैंने बड़े मॉनिटर दिखाए हैं जो कि इंटेंसिव केयर में होते हैं या वार्ड के ऊपर होते हैं, वो भी मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन उसके मोबाइल करने के लिए आपको इक्विपमेंट उठा के जाना पड़ता है। तो ये जो है मुझे अगर जिसने सवाल किया है, अगर वो कहना चाहते हैं कि उनका क्या मकसद है मोबाइल ऑक्सीमीटर से, ये मैं ख्याल है जो मोबाइल फोन के अंदर जो होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो है वो अगर उसमें फैसिलिटी है कि प्रोब लगा सकते हैं, कुछ चीज लग सकती है और वो रिलायबल हैं, तो वो फिर जैसे आपकी ये प्रोब मॉनिटर कर रही हैं उसी तरह होगा। मेरा वो जो है ना नोकिया 3310 वाला ये है ब्रिक जिसे कहते हैं, उसमें वो जो नहीं है। तो अगर किसी के पास है और इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लें, क्योंकि हर मीटर जो ये ऑक्सीमीटर होते हैं ये कहते हैं कि हमारी +-2% जो है वो इसमें टेक्निकली फॉल्ट आ सकती है। तो अगर उसकी वो स्पेसिफिकेशन वाला ठीक है और इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो ये वो यूज कर सकते हैं, देयर इज नॉट एन इश्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर 95 से 97 तक ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो नॉर्मल समझा जाता है, तो क्या इससे कम जाए अगर लेवल, तो क्या डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? और साथ ही इसके कंसिडर कर लें इसको कि वही कि मिनिमम कितनी सेचुरेशन पर हॉस्पिटलाइजेशन या अस्पताल में दाखिला को कंसिडर किया जाना चाहिए? तो 95 से 100 तक जो है सैचुरेशन वो नॉर्मल गिनी जाती हैं। तो अगर इसके दरमियान आ रही हैं तो ऑब्वियसली देयर इजंट अ प्रॉब्लम, और अगर कम आ रही हैं तो आपने देखा है कि ये कम क्यों आ रही हैं, बजाय इसके कि अगर 94 आ गया और आप डॉक्टर को फोन करना शुरू कर दें। ये ऑब्वियसली इन द क्लिनिकल कंटेक्स्ट और क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट जो है कि उसकी सूरत हाल क्या है, बच्चे की तबीयत कैसी है, उसके मुताबिक आपने करना है। यकदम जो है अगर 94 आ गया, बच्चे के हाथ ठंडे हैं, बाहर सर्दी में से कूद के खेल के आया, अंदर आते हुए आपने जो है प्रोब लगाई है और 92 आ गई है, तो वो रिलायबल नहीं होगी। आपने रिलायबिलिटी जो है वो पहले देखनी है कि वो रिलायबल है या नहीं है, तो उस लिहाज से आपने फिर वो एक्शन करना है। उसके साथ बच्चे के सिम्टम्स देखने हैं, कैसे चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह कुछ सिम्टम्स थे पहले या अब ज्यादा हो रहे हैं, या साथ बुखार वगैरह है या नहीं है, तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगी। तो 94 या 93 जो है इट डजंट मीन कि आपने उसी वक्त टेलीफोन उठाना है, डॉक्टर करना है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको केयरफुल होना है, आपने देखना है कि क्या एक कि मॉनिटरिंग जो हो रही है क्या रिलायबल है, दूसरी इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या आपको उससे फौरी, तो मिसाल के तौर पर किसी को दमे की तकलीफ है तो सैचुरेशन 94 आ रही है, तो आप उसे डॉक्टर को नहीं बल्कि उसको आप वेंट्रली नेबुलाइजर पहले देंगे, उसकी रिस्पांस देखेंगे क्या कुछ है उसके बाद। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इसकी सैचुरेशन 80 आ रही है तो दैट इज वेरी सीरियस, तो उस लिहाज में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने के साथ साथ आपको फिर भी जो से अगर वेंट्रोलिन देने की जरूरत है वो भी देंगे, अगर इसकी चेस्ट फिजियो करनी है या इसकी बलगम वगैरह निकालनी है तो वो भी करेंगे, अगर होम ऑक्सीजन है तो वो भी देंगे, वो चीजें आपने साथ साथ करनी है। और ये हॉस्पिटलाइजेशन का
एवरी कंट्री का जो रूल है वो डिफरेंट हो सकती हैं, हेल्थ सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं, अपने अपने घर ही जो है वो इंटेंसिव केयर्स बनाई हुई होती हैं। हॉस्पिटल में एडमिट जो है वो सिर्फ सैचुरेशन नहीं है बल्कि बाकी की तबीयत का भी है। और क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि होम में भी ऑक्सीजन बच्चों को दे रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर जो है वो हो, लेकिन एनीथिंग लेस देन 90% जो है उसका मतलब है कि बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वो बच्चे की तबीयत खराब है तो फिर अगर आप घर पे वो कोप नहीं कर सकते हैं तो फिर हॉस्पिटल होने की जरूरत होगी है। या स्पेशली अगर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, ब्रीदिंग जो है वो कम हो रही है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, इन्फेक्शन जो है बलगम ज्यादा हो रही है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, तो उस सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो सिर्फ सैचुरेशन के ऊपर मुनहसर नहीं है बल्कि बाकी की बच्चे की तबीयत पे ऊपर भी होगा कि बाकी क्या कुछ का हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इनका कि मेरी बेटी की सैचुरेशन 93 से 95 तक होती है, तो क्या ये नॉर्मल है और मुझे इसमें क्या करना चाहिए? तो ये जैसे बाय डेफिनेशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 95 से ज्यादा जो होती है वो नॉर्मल है। तो 93 इसका मतलब है कि समथिंग चल रहा है, लंग्स में कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से सैचुरेशन 95 से ज्यादा नहीं है। ये प्रीवियस रिपीटेड रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जिसके साथ के ब्रोंकिएक्टिस वगैरह का सिलसिला हो जाता है कि लंग जो है उनको फर्क पड़ा हुआ है। ये भी हो सकता है कि उस वक्त जब आप सैचुरेशन चेक की है उस फिजियो वगैरह नहीं की थी, बलगम जमा हुआ है, वो हो रहा है। और ये चीजें तो आपने बच्चे की चेस्ट को जो है उसको ऑप्टिमाइज करना है, बच्चे की फिजियो वगैरह जो है उसको बलगम जो है वो बाहर निकालना है। बलगम बाहर निकालने के लिए अगर आपको नेबुलाइजर की जरूरत है, हाइपोटोनिक सेलन की जरूरत है, प्रोमोजाम की जरूरत है, एन-एसिटालसिस्टिन की जरूरत है, वो चीजें देना पड़ेंगी। और अगर इन्फेक्शन है तो वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर वाकई ऑल द टाइम 93 है तो इट्स अ वार्निंग साइन। तो इसमें आप बाकी की चीजें जो हैं वो सही करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन के लिए जो है वो 90 से कम हो तो फिर देना पड़ती है। लेकिन अगर डे टाइम में ये 93 आ रही है तो चांसेस हैं कि इस बच्ची के सैचुरेशन ड्यूरिंग द स्लीप जो है वो ड्रॉप होके हाई 80s तक चली जाए, 88 हो जाए, शायद 86, क्योंकि 5-6% जो है वो ड्रॉप हो सकती है। तो उस सूरत में रात के वक्त ऑक्सीजन जो है वो भी मुफीद होगी बच्चे के लिए। तो वो आप ओवरनाइट ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करके देख सकते हैं। साथ ऑक्सीजन जो है वो ½ लीटर देख सकते हैं कि उससे करेक्ट होती है, 1 लीटर देख कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका मकसद है कि समथिंग लंग्स में ठीक नहीं है जिसकी वजह से कि सैचुरेशन लो हैं और उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो नींद के दौरान अगर किसी बच्चे CF के पेशेंट का हार्ट रेट 59 से 60 तक रहता है तो क्या ये नॉर्मल है? तो बच्चों का हार्ट रेट 59-60 नहीं होता है। जैसे मैंने वो प्रेजेंटेशन में नॉर्मल चार्ट एक दिखाया था, तो शायद मैंने यहाँ भी जो है ना, हाँ मैंने, चलो मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है ना, मैंने वही स्लाइड जो है उसका टुकड़े करके यहाँ रखा हुआ है कि जब बर्थ के ऊपर छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनका हार्ट रेट जो होता है 120 से 170 होता है। 18 महीने के बच्चे का जो है 100 से लेकर 155 होता है। और जो बच्चा बड़ा होता है फिर इसके जो है हार्ट रेट जो है वो भी जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं 80 से कम ये नहीं हो रहा है। और ये जो दूसरी तरफ आ रहा है, जो बड़े बच्चे हैं इनका 60 से ऊपर, जो ये 14 साल के बच्चे, ये एडल्ट जो है इनके जो है 60 तक होता है। लेकिन अमूमन जो है बच्चों का जो है 70 से ऊपर जो है हार्ट रेट होता है। और इसका कम होना जो होता है उसकी कुछ वजह होना चाहिए, या वो बच्चे जो कि वेरी एथलेटिक है, बहुत ही फिट हैं, तो उनका हार्ट जो है पंप इतना एफिशिएंट होता है कि उनका हार्ट रेट जो कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे इतने कम ही होंगे जिनको इतने एथलेटिकली फिट होंगे कि जिसकी वजह से है, तो इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ फिर सेम चीज है कि क्या अगर मोमेंटरली हुआ है कि एक सेकंड के लिए ये डिप हो गया, उसके बाद फिर 70-80 तक चला गया, 90 तक चला गया है, तो बच्चे की उम्र के लिहाज से भी देखना पड़ेगा कि बच्चे की उम्र के, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे की उम्र क्या है, तो उस लिहाज से वो देखना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए कि जब अपलोड हुए तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि उम्र के लिहाज से बच्चे के जो है वो हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या होना चाहिए। लेकिन आम एन एवरेज जो है बच्चे का जो हार्ट रेट जो होता है वो 59-60 नहीं होता है। ठीक है। तो वैसे भी ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन किया करें तो उसमें एज मेंशन कर दिया करें बच्चे की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
CF के मरीज के लिए आइडियल ऑक्सीजन सैचुरेशन और हार्ट रेट कितना मेंटेन रहना चाहिए? तो अगेन रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ओवर 95 आइडियली होना चाहिए। 95 से जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है। और हार्ट रेट है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, वो उम्र के लिहाज से देखना होगा। अगर छोटा बच्चा है तो फास्ट हार्ट रेट जो एक्सेप्टेबल होगा, अगर जो बड़ा बच्चा है तो उसके लिए वो जरा लो भी हो सकता है। तो वो एज के हिसाब से होगा, जो कि अभी मैंने शेयर किए हैं और दोबारा भी आप उसे देख सकते हैं। ये चार्ट्स वही हैं, नॉर्मल वैल्यूज डिफरेंट एजेस में। सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि CF के मरीज को कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन पर ऑक्सीजन देनी चाहिए? जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ नहीं, CF का नहीं है, मिसाल के तौर दमे का है, तो जब हॉस्पिटल में आएंगे तो उसकी सैचुरेशन जब भी 93 से कम होगी, हम उन्हें ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई और मजीद एक्यूट इंफेक्शन वगैरह नहीं चल रहा है और बच्चे, तो फिर CF में जो है अमूमन ऑक्सीजन जब आप देते हैं तो 90% जो है वो लिमिट होती है कि 90% से ज्यादा बच्चों की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो तो फिर उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, पहले उनकी 98 99 चल रही थी, लेकिन अभी जो है सब वीजिंग वाला चल रही है, 93 हो गया, 92 हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन देने में हर्ज बिल्कुल नहीं है, फायदा होगा। लेकिन लगातार तौर पर देने के हिसाब से मुमकिन है कि लेस देन 90% हो तो फिर ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर ऑक्सीमीटर सही रीडिंग नहीं दे रहा तो क्या इसके अलावा कोई और डिवाइस इस्तेमाल की जा सकती है? तो इसके अलावा आप ये है कि आप ऑक्सीमीटर जो है उसे चेंज करें। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा तो आप उसे चेंज करें और दूसरा ले आए। लेकिन इसके अलावा आम होम ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग की नहीं है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है, जो फिंगर वाला होता है। उसके अलावा जो बड़ी हैं उनकी कीमत भी, जो मैंने आपको जो था बताया था कि बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ UK में उसकी कीमत जो है तकरीबन 1200 से लेकर 2000 पाउंड है, जो कि 4 लाख बन जाती है सिर्फ डिवाइस के लिए। तो ये जो है ऑक्सीमीटर आप जो फिंगर के इस्तेमाल पर कर रहे हैं, ये तो तकरीबन कुछ 2-4 हज़ार में शायद मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप देखें। लेकिन जो है कि अगर आपका ऑक्सीमीटर का काम एक नहीं काम कर रहा है तो आप बेहतर है कि दूसरे रिप्लेसमेंट कर लें। लेकिन इसके अलावा और एफिशिएंट या इकोनॉमिकल ऑप्शन आपके लिए और नहीं है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्फेक्शन के दौरान सैचुरेशन एस्पिरेशन से अगर ड्रॉप हो जाती है, और वैसे भी उसके अलावा कह रहे हैं कि सैचुरेशन मुस्तकिल ऊपर नीचे रहती है, कभी 80 85 और फिर एकदम से 92, और कभी स्लोली ऊपर होती है। तो मेरा ख्याल है इनका जो कंसर्न है वो सवाल का ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा इनका ये कंसर्न है कि डॉक्टर कहते हैं कि इनके जो अभी इनका पेशेंट है कि उसकी सैचुरेशन 85 तक हो तो इट्स ओके। तो नेक्स्ट ये पूछ रही है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए और सैचुरेशन स्लोली ड्रॉप होती है, तो प्लीज गाइड कर दें कि इन्फेक्शन हो जाए तो सैचुरेशन को किस तरह से जो है वो केयर की जाए उसकी। तो ये किसी हद तक तो क्वेश्चन पहले वाले जो है इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ कि इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं। एक तो ये है कि जो एस्पिरेशन है ये है कि जब बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह होती है या रिफ्लक्स होता है, या बच्चा खुद खाता है, तो बजाय इसके कि गले से नाली खून खुराक वाली नाली में खाना जाए, वो एयरवेज में खाना चला जाता है, तो उससे जो है ये वो एस्पिरेशन उसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई खाने की चीज, पानी पीने वाली चीज जो है वो जहां नहीं जाना चाहिए फेफड़ों में, वहां जा रही है, जिसकी वजह से सैचुरेशन हो रही है। तो एक तो ये है कि उस चीज का इलाज करना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे बच्चे को खाते हुए जो है वो एस्पिरेशन होता है कि उसके स्वॉलोइंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो है वो आम है गैस्ट्रोस्टमी फीड जो है वो दी जाती है लॉन्ग टर्म में, या शॉर्ट टर्म में नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग दी जाती है। लेकिन अगर बच्चे को रिफ्लक्स हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो मैदे में खाना है वो ऊपर आकर वो फेफड़ों की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए फिर स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसे कि फंडोप्लिकेशन कहती हैं, वो करना पड़ती है ताकि मैदे के जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ ना आए। तो वो जो है उस चीज को, एस्पिरेशन को रोकने के लिए वो चीजें जो करना पड़ेगी जिसे कि करें। उसके बाद है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, ये इन्फेक्शन हो, एस्पिरेशन हो, आस्मा हो, कोई और चीज हो, तो उससे ये कम होंगी।
और जैसे मैंने कहा है कि अगर एक्यूट फेज में कम हो रही हैं कि पहले ठीक था लेकिन किसी इन्फेक्शन की वजह से रहे हैं, तो फिर 92 93 पे भी ऑक्सीजन देना जो है वो मुनासिब रहेगा। लेकिन 85 इज सीवियर सैचुरेशन, लो सैचुरेशन, और 85 इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि ये आप समझे कि नॉर्मल नहीं है। हाँ, आप कंप्रोमाइज अगर करके कह रहे हैं कि हम कर कुछ नहीं सकते तो चलो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल ये नहीं है। और जैसे मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म अगर ये लो ऑक्सीजन सैचुरेशन रहेंगी तो इसके ऊपर मजीद जो है लंग्स जो है उनको पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होने के, उसके साथ हार्ट के ऊपर बोझ बनने के वो होगा, और बच्चे के जो है वो बाकी की थकावट मसल्स वगैरह वो भी सही काम नहीं करेंगे, तो वो चीजें जो है वो अफेक्ट होंगी। तो इस सूरत में ये जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे को लगातार ऑक्सीजन देंगे ताकि सैचुरेशन उसकी ओवर 90 ही रहे तो बेहतर होगा। और ये सैचुरेशन जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि जितना इन्फेक्शन ज्यादा होगा, जितना म्यूकस ज्यादा बनेगा, जितनी एयरवेज नैरोइंग होगी या क्लियरेंस फिजियो के साथ नहीं होगा, वो सैचुरेशन ड्रॉप होंगी। तो कोशिश करें कि इन हालात में बच्चे की फिजियो वगैरह दूसरी चीजें, उनके लंग्स जो है क्लियर है, अगर उनके साथ नेबुलाइजर देने की जरूरत है तो वो दें, एंटीबायोटिक्स जरूरत है वो दें ताकि सैचुरेशन कम ना हो। लेकिन 85 इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, इसके लिए मुमकिन है कि ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, आप नॉर्मल नहीं कह सकते। ये बच्चे की आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि इसके लंग्स जो है उनको फर्क पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर हाँ अगर कुछ और नहीं हो सकता है तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो वो मजबूरी है इंसान की, लेकिन इस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वगरना लंग्स जो है वो मजीद खराब होने के इम्कान है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतना डिटेल से रिस्पांस दिया, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या सैचुरेशन 98 तक ना होना म्यूकस क्लियर ना होने का अलामत है? तो और पहले मैं इस सवाल को मैं थोड़ा सा जी काट लूं कि लो सैचुरेशन, जैसे मैंने कहा कि उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, ये ब्रोंकोस्पाज्म जैसे दमा में हो सकता है, एक्सक्रीशन के जमा से होने हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगर म्यूकस वहां है तो सैचुरेशन जो है वो 98 तक अमूमन नहीं होंगी, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप उनको म्यूकस को क्लियर करना पड़ेगा फिजियो के साथ, नेबुलाइजर के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ। तो नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन से पहले क्वेश्चन आया था, वो भी तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। वो उनका ये था कि क्या अगर 100 तक क्या रह रही है सैचुरेशन बच्चे की, तो क्या ये इसकी अलामत है कि म्यूकस नहीं है लंग्स में? नहीं, ये नहीं है कि म्यूकस नहीं है, म्यूकस फिर भी हो सकता है, लेकिन इसका मकसद है कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिससे कि अभी तक फर्क पड़ रहा है। कई दफा होता है कि एक टिल्टिंग पॉइंट आ जाता है कि आप जिस्म जो है, जैसे मैंने कहा कि हार्ट रेट भी तेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी तेज हो जाता है, तो वो एक कंपनसेट कर रही है बॉडी। तो अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा और इन्फेक्शन हुआ, फिजियो दो वक्त ना की, तो वो हो सकता है कि वो 98 से 97 से वो 94 तक चला जाए। तो कोशिश ये करें कि बावजूद इसके कि 97 98 सैचुरेशन आ रही है, आप अपनी रूटीन जो है उसे स्टॉप ना करें, वो वहीं रहना चाहिए ताकि बच्चे की आइंदा के लिए भी चेस्ट जो वो क्लियर रहे। और ये हाइपोटोनिक सेल लाइन वगैरह जो होता है, इससे देने से भी वो अगर बलगम थिक है वो थिन होके उसके फिजियो करने से चेस्ट वो क्लियर हो जाएगी और उसके बेहतर होने के इम्कान है। अगर हाइपोटोनिक सेल लाइन से काम नहीं चल रहा है तो इसके अलावा अल्टरनेटिव, जैसे मैंने एक दो कहा की चीजें होती हैं कि जैसे पल्मोजाइम होता है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है, डीएनएज होता है जो एनेसिटाल सिस्टीन है जो कि म्यूकेन के नाम से शायद पाकिस्तान में मिलता है, वो भी ट्राई किया जा सकता है कि उसके साथ अगर बेहतरी आ जाए तो बेहतर है। सही। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन इसका ये था कि जी समटाइम्स सक्शन मशीन से सक्शन के बाद सैचुरेशन स्लोली बेहतर होती है, जैसे 98 तक हो जाती है, तो इसके लिए म्यूकस प्रॉपरली क्लियर करना कैसे पॉसिबल है? म्यूकस को क्लियर करने का एक तो है कि म्यूकस प्रोडक्शन जो है उसको बंद करना चाहिए। और म्यूकस प्रोडक्शन की होती है वो इसलिए कि फिजियो नहीं हो रही होती है या इन्फेक्शन हो गया है। तो वो चीजें जो रूटीन की मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें रेगुलरली करें। इसलिए एम्फसाइज होता है कि सुबह और शाम डेफिनेटली बच्चों की चेस्ट फिजियो जरूर करें। अगर उन्हें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के हिसाब से जो अजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन दी जाती है वो भी इन्फ्लेमेशन जो कंट्रोल करती है, जिससे कि बलगम कम पैदा होता है। बाकी इन्फेक्शन जब होते हैं तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन से बलगम मजीद ना बने। तो ये चीजें जो है इनको जो है वो देखना है। अगर इसके साथ अगर बच्चे को, जैसे हमने आस्मा सिस्टिक फाइब्रोसिस के टॉपिक में कहा था
बच्चे को मजीद अगर आस्मा वगैरह की तकलीफ है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसको भी जारी रखना चाहिए। तो ये चीजें एज ए प्रिवेंटिव मेजर आपको लेना पड़ेंगी ताकि बच्चे को ये तकलीफ हो ही ना, बल्कि आप एक स्टेप उससे आगे हों और बच्चे की तबीयत जो वो ठीक रहे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हाइपरटोनिक 7% सैलाइन से सैचुरेशन बेहतर ना हो रही हो अगर, तो क्या कोई और नेबुलाइज मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने उसका आंसर तो कर ही दिया है वैसे। जी, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, लेकिन हैं अल्टरनेटिव्स पे। पुलमज़ाइम वगैरह जो है वो भी चल सकता है। उसके अलावा जो है एन-एसिटाइलसिस्टीन नेबुलाइज़र वो भी चल जाते हैं। यहाँ यूके वगैरह में वो मैनिटोल वगैरह है, चीज़ें वो भी चलती हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो ये ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी के हिसाब से हैं, लेकिन वो आप अपने जो डॉक्टर हैं लोकल उनसे पता कर लें कि क्या-क्या अवेलेबल है, लेकिन ये ऑप्शन जो थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन से हम लंग्स के ठीक होने का अंदाजा लगा सकते हैं? यानी अगर सैचुरेशन ठीक आ रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि उस बंदे के सीएफ के पर्सन के लंग भी ठीक है? और हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि 100% लंग्स ठीक हों, तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि इतने फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सैचुरेशन ठीक आ रही है। तो सिर्फ़ ये लेकर बैठ जाना कि सैचुरेशन ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, वो वाली बात नहीं है। और कई दफ़ा होता है कि माइल्ड लंग डिज़ीज़ में सैचुरेशन फिर भी पूरी ठीक आ रही होती है, लेकिन लंग डिज़ीज़ फिर भी होती है। और ये सिर्फ सैचुरेशन ही लंग डिजीज के लिए मेजरमेंट करने के लिए नहीं है। जो हमने एक लेक्चर किया था हाउ टू मॉनिटर लंग फंक्शन, लंग डिजीज और लंग फंक्शन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो देखें तो उसमें कई चीजें आती हैं जिसमें कि चेस्ट एक्सरे से या सीटी स्कैन से भी पता चलता है, लंग फंक्शन जो है वो करने से पता चल जाता है। बाकी उसमें कई और में चीजें सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर होती हैं, वो बाकी के बच्चे की कंडीशन, हार्ट रेट वगैरह के हिसाब से वो चीजें जो है वो करने के हिसाब से पता चलता है। तो सिर्फ सैचुरेशन मॉनिटर जो इटसेल्फ है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी 100% गारंटी हो कि लंग्स ठीक है, बाकी की चीजें भी होती हैं। और कई दफा सैचुरेशन जो होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, हालांकि लंग्स को जो है कुछ हद तक डैमेज हो चुकी होती हैं। तो ये जरूरी नहीं समझना चाहिए कि 100% अगर आ रही है तो 100% लंग्स ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है अगर हैं तो, लेकिन ये जो है इसमें किसी किस्म की आपको कोताही नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे की ऑन केयर जो है वो उसको अच्छी तरह से करना चाहिए और हर प्रिवेंटिव मेजर को सही तरीका से करना चाहिए। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जागते और सोते वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन मुख्तलिफ होने की क्या वजह होती है, और सोते वक्त कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल है? तो एक तो ये जैसे मैंने कहा है कि सोते वक्त जो है ये डायनामिक्स, ब्रीदिंग डायनामिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है ऑक्सीजन की वो तब्दील हो जाती हैं। हमारे पार्ट ऑफ द लंग्स जो हैं, जैसे बेड के ऊपर लेटे हैं, बैक के ऊपर, तो बैक का हिस्सा जो लंग्स है वो कंप्रेस होते हैं। तो इन चीजों से जो है वो हमारा लंग जो है वो टोटली इफेक्टिव नहीं होते हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन अमूमन स्लीप में कुछ ना कुछ ड्रॉप होती हैं। और ये ड्रॉप जो है ये 5-6% तक जो है आम हो सकता है। तो ऐसे इसीलिए है कि अगर किसी की डे टाइम अवेक फुल पीरियड में 95 से ज्यादा है तो फिर इतनी सीरियस ड्रॉप ड्यूरिंग द स्लीप नहीं होगा जिससे कि बच्चे की सेहत के ऊपर असर पड़े। लेकिन वही जो बात मैंने कहा कि ओवरनाइट ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग की अगर किसी को शक है कि ऐसा हो रहा है तो फिर जो है ओवरनाइट ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना पड़ेगी। अगर जो है 90% से कम आ रही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो फिर ओवरनाइट ऑक्सीजन जो है वो देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि दो ऑक्सीमीटर्स अगर एक ही वक्त में डिफरेंट रीडिंग्स दे रहे हो तो क्या किया जाए, किसकी सुनी जाए? तो असल में देखना चाहिए कि आपने ये जो दो लगाए हैं ये दो लगाए क्यों हैं। क्या एक काम नहीं कर रहा था तो इसलिए आपने दो लगाए हैं, या आप माशाल्लाह वैसे ही इतने क्या करना लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे कि होशियार हैं, चालाक हैं, केयरफुल हैं कि दो दो करते हैं। तो पता नहीं है। तो अगर एक ही लगाएं तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन अगर दो लगाए हैं तो क्या ये दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लगाए हैं, या क्या एक की फिंगर कोल्ड है दूसरा हाथ जो है गर्म है, वो तो फर्क नहीं है। एक फिंगर के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है, दूसरे के ऊपर मेहंदी तो नहीं लगी हुई है। वो चीजें आपने देखना ही है कि क्या है। ये मीटर भी खुद भी तो जाते हुए ठीक नहीं होते। तो अगर परसिस्टेंटली एक मीटर जो है वो ठीक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मीटर की खराबी है, तो वो मीटर इस्तेमाल ना करें, बाकी कर लें। लेकिन आपको एक वक्त में दो लगाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर सिग्नल वगैरह उसका सही आ रहा है
तो जो ठीक आ रहा है उसको आप मान जाएं, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो इतनी तेज नहीं आना चाहिए, और बाकी का जो है उसको देखें कि वो कम क्यों पा रहा है। और उसके साथ साथ बाकी जो मैंने अलामतें बताई हैं कि बच्चा या खुद बंदा इरिटेट हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डस्की चीजें आ जाती हैं, ब्रेथलेसनेस हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, फिंगर नेल्स ब्लू हो रहे हैं, अगर वो चीजें आ रही हैं तो फिर लो वाला जो है उसको एक्सेप्ट करें और हाई वाले को जो है इग्नोर कर दें। तो ये क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट और आपके वो डिवाइस के हिसाब से और जहाँ डिवाइस लगाई हुई है उस एरिया के हिसाब से कि वो कोल्ड है, ठंडा है, गर्म है, या वहाँ कोई नेल पॉलिश वगैरह तो नहीं लगी है, ऐसी चीजें, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको हो सकता है कि वो लो वाला डिस्कार्ड करना पड़े या हाई वाला डिस्कार्ड करना पड़े। ये सिचुएशन के ऊपर मुनसर है, लेकिन अमूमन लोगों के पास दो होते नहीं है कि एक वक्त में दो लगा के चेक करते रहे। ठीक है। नेक्स्ट ये ह्यूमिडिटी के हिसाब से क्वेश्चन था कि दो क्वेश्चंस थे कि एक तो ये था कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का सीएफ के बच्चों के सैचुरेशन पर कोई इफेक्ट होता है। फिर ये स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा था अपने केस के हिसाब से कि फरवरी और मार्च में जब ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है तो बच्चा खांसी बहुत करता है और सिक हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि आजकल ह्यूमिडिटी ज्यादा है, लेकिन ये कि प्लीज गाइड कर दें कि ह्यूमिडिटी के कम या ज्यादा होने से एयरवे और सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा जो लास्ट आसमा इन सिस्टिक फाइब्रोसिस भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी, तो जो मौसम की तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस होती हैं, उसके साथ ब्रीदिंग के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है तो इसका मतलब है कि हाई ह्यूमिडिटी का मकसद है कि वाटर कंटेंट जो एयर में है वो ज्यादा है। जब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो होल्ड करने की फैसिलिटी जो है वो ज्यादा होगी उस हवा में। अगर पोलन वगैरह का मौसम है तो पोलन ज्यादा देर उसमें रहेगा, अगर डस्ट वगैरह है या स्मोक है तो वो उसमें ज्यादा वो रहेगा, और उसके ब्रीथ करने से वो एयरवेज इरिटेट हो सकते हैं, उससे जो है वो दमा की शिकायत भी बच्चों को ज्यादा हो सकती है। आम जो है अगर क्लीन एयर है, उसमें कि जरासीम नहीं है, उसमें फ्यूम्स नहीं है, उसमें डस्ट नहीं है, पोलन नहीं है, थोड़ी सी वैसे ह्यूमिडिफाइड है, तो वो जो है वो चेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि खुश्क हवा जो कि आप मार्च और फरवरी में कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी कम होती है, उसका मतलब है कि ये खुश्क हवा है। खुश्क हवा से इरिटेशन ज्यादा होती है, एयरवेज की कफ ज्यादा होती है, वो ठंडी होती है। जो ह्यूमिड होती है उसमें घुटनपन होता है, वो गर्म जो होती है वो हीट जो है वो रिटेन करती है। तो हाई ह्यूमिडिटी वाली एयर जो है तो वो जरा वार्म होती है, कम ह्यूमिडिटी वाली जो है कोल्ड भी हो सकती है, और उसके साथ वो खुश्क होती है, जिसके साथ एयरवेज ब्रीदिंग के साथ आप ब्रीथ करते हैं तो खुश्क, जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच्चे को दे रहे होते हैं तो उसको ह्यूमिडिफाइड करके देते हैं ताकि खुश्क हवा से बच्चे को खांसी वगैरह ना आए। तो ह्यूमिडिफाइड आम जो एयर, क्लीन एयर के हिसाब से है वो बेहतर है। तो मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमिड है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो उसमें एसी वगैरह अगर आप इस्तेमाल करें तो वो अच्छा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली अगर उसके फिल्टर वगैरह ठीक हैं। तो आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब ये है कि यस, ह्यूमिडिटी जो है दोनों तरफ से, लो भी और हाई भी, जो अफेक्ट कर सकती है। और आपने अगर हाई है तो इंडोर ठहरने की कोशिश करें, अगर ज्यादा जो है लो ह्यूमिडिटी है तो उसका भी जो है वो आप बंदोबस्त करेंगे। कोई ऐसी चीज है कि नेबुलाइजर वगैरह जो है वो ह्यूमिडिफाई कर देते हैं एयर को, तो वो आप नॉर्मल सेलाइन जो है वो दे सकते हैं जस्ट एज ए ह्यूमिडिफायर, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यस, इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, और इसके ऑब्वियसली ब्रोंकोस्पाज्म के ऊपर या सेंसिटिविटी के ऊपर मुनसर है कि एयरवेज नैरो कितनी होते हैं, कि सैचुरेशन कम होंगी या नहीं होंगी। अमूमन आम नॉर्मल पीपल में इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में उनको हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज हैं, जो कि ह्यूमिडिटी और इन चीज़ों से उनके एयरवेज स्पाज्म में चले जाते हैं, तो फिर सैचुरेशन भी लो हो सकती है, और वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगी, और उसके साथ ऑक्सीजन देना पड़ेगी, या उस एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, या अगर वीजिंग वगैरह है तो उसके साथ वेंटोलिन नेबुलाइजर वगैरह वो देना पड़ेगी। सर वैसे जो ह्यूमिडिफायर्स वगैरह होते हैं वो भी कुछ हेल्प कर सकते हैं कि अगर ज्यादा ही इनको इफेक्ट होता है तो? हाँ, तो ह्यूमिडिफायर वही है ना कि अगर क्लीन ह्यूमिडिफाइड एयर है ना तो वो ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें किसी किस्म के पार्टिकल्स वगैरह नहीं है जो कि लंग्स को इरिटेट करे। लेकिन जैसे अगर हम बाहर सड़क पे जा रहे हैं, डीजल पार्टिकल्स है, फ्यूम्स हैं, गर्द है और ह्यूमिडिटी है, तो वो उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर घर के अंदर है, एसी लगा हुआ है या ह्यूमिडिफायर है, तो वो क्लीन किस्म की ह्यूमिडिफाइड एयर जो होगी वो रीजनेबली वो ठीक रहेगी। ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, लास्ट सेशन का जो आए हुए थे क्वेश्चन उसमें से लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एयरप्लेन में तमाम सीएफ पेशेंट्स की सैचुरेशन ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं,
और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? तो अगर ये मेरा इम्तिहान होता, मेंबरशिप का MRCP का एग्जाम होता, तो अगर देखें कि एरोप्लेन में तमाम CF पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप होने के इम्कान है, तो आंसर नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे अफेक्टेड नहीं होती हैं। कई बच्चे CF के भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं और कई की तबीयत ज्यादा खराब होती है। तो ये एक इंडिविजुअल चीज है, लेकिन उसके होने के चांसेस हैं या नहीं है, वो डेफिनेटली हैं कि ड्रॉप हो सकता है। और कितना ड्रॉप हो सकता है, वो जो है जैसे मैंने कहा है कि वो फ्लाइट टेस्ट वगैरह जो होता है, हाइपोक्सिक चैलेंज टेस्ट होता है, उसके थ्रू जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है कि अगर वो किया जाए तो कितनी ड्रॉप होगी और फिर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और ये जो हम क्या कर सकते हैं, ये यही है कि अगर वो टेस्ट की अवेलेबिलिटी है, या अगर जहाज में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर लेकर जा सकते हैं, उन्हें अलाउड है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर जा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो फिर दे सकते हैं, तो वो प्रिकॉशन जो है आप कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी है कि अगर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर क्लाइंब वगैरह करने के जालिए, वो अवॉइड करें अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। अगर ऑक्सीजन साथ है तो जा सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन इन चीजों का आप एहतियात कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। कसीरा सर, एक सवाल ये आया था, चलें आप अरूबा पहले आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं ये क्वेश्चन पढ़ लूंगी। जी अरूबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था ना कि जैसे 85 थी और अब 90 पे आ रही है तो हम उनको डिस्चार्ज करेंगे, और जैसे कि उनके जिसकी 95 पे आ रही थी और अब वो 90 आ रही है तो हम उनको एडमिट ही रखेंगे और ऑक्सीजन देंगे। तो कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्फेक्शन के डेज होते हैं और सैचुरेशन 88 89 तक चली जाती हैं, और फिर 14 डेज या 21 डेज की जब हम आईवीज दे रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही होती हैं। तो हमें उस पूरे टाइम में बच्चों को ऑक्सीजन पे ही रखना चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, या अगर 90 तक आ गई या 92 तक भी आ गई तो ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे और सिर्फ आईवीज के कंप्लीट होने का वेट करें? तो ये जो मैं 90% डिस्चार्ज का बताया था, वो अमूमन वो बच्चे होते हैं जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होती है। नॉर्मल बच्चे, जैसे मैंने कहा था कि चल हमारे ब्रोंकिलाइटिस का सीजन स्टार्ट हो गया है, 1 साल के कम उम्र के हैं, उनकी सैचुरेशन पहले कम थी, अब बेहतर होना शुरू हो गई है, तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो 90 के ऊपर हम कहते हैं कि इन्हें मजीद हॉस्पिटल ठहरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे बच्चे नॉर्मल हैं, इनके लंग्स अंडरलाइन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। और 90 क्योंकि ये इंप्रूवमेंट होकर 90 की तरफ आ रही है, अब 91 92 93 की तरफ जाएगी, तो लिहाजा ठीक है, जा सकते हैं। जब बच्चों को किसी अंडरलाइंग लंग की प्रॉब्लम होती है तो फिर उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि 89 से 90 हुई है तो आप उसी वक्त कहें कि घर चले जाएं। वो थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन करना पड़ती है, एहतियात करना पड़ती है कि ठीक है या नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं कि स्लोली हो रही है, तो ऑक्सीजन देने से नुकसान बच्चे को नहीं होगा, ना देने से हो सकता है, ऑक्सीजन देने से नुकसान नहीं होगा। और बेहतर यही होगा कि उसकी सैचुरेशन जो है वो 90s में जब चली जाए, वैसे मैंने कहा कि 95 और अबव इज नॉर्मल, अगर 90s लो 90 92 93 आ रही है तो फिर आप ये कह सकते हैं चलो अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन वो एहतियात करना पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के फिर भी जो है, जो अगर 90 डे टाइम अवेक में आ रही है तो रात के वक्त डेफिनेटली जो है वो 80s में होगी, वो 90s में नहीं होगी, और ऑक्सीजन उस वक्त जरूर देना चाहिए। ठीक है सर। और एक बात और, कहते हैं जिस तरह फैमिली मेंबर्स जो इतना अवेयर नहीं होते सीएफ को लेके, या तो वो जब कहते हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट हम बना रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या ऐसी कोई रियलिटी तो नहीं है ना कि हम अगर अपने बच्चों को ऑक्सीजन दे रहे हैं 90 पे भी के 95 तक आने तक हम उनको देंगे ही ऑक्सीजन, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर वो कभी अपनी एफर्ट से सैचुरेशन को मेंटेन नहीं करेंगे उनका लंग, ऐसा तो कोई बात नहीं होती ना? जो डिपेंडेंस की बात होती है ना, जो हम पाकिस्तान में शायद करते हैं कि इनहेलर नहीं देने हैं कि बच्चा डिपेंड हो जाएगा उसके ऊपर, वो चीजें जो है डिपेंडेंसी 2 किस्म की होती है। एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस। और कई ऐसे मेडिसिन है, मिसाल के तौर पे फीम वगैरह है, चर्स वगैरह है, ये कुछ लेता है तो वो एक डिपेंडेंस शुरू हो जाती है। एक होता है कि दिमागी तौर पे बंदा कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने करना है, वो साइकोलॉजिकल डिपेंड। बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ये चीजें अमूमन नहीं होती हैं। तो इनकी जो है, जो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने देख के करना है। अगर ऑक्सीजन आप इनकी 90% से कम है तो दें, तो बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटी भी बेहतर होगी, इनकी वेकफुलनेस भी बेहतर होगी, ये कंसंट्रेट भी बेहतर कर सकेंगे, इन्हें हेडेक भी बेहतर, इनका हेडेक भी नहीं होगा, ये इनकी रात के वक्त स्लीप भी बेहतर होगी और अगला दिन भी इनका बेहतर होगा। तो ऑल मीन्स के हिसाब से अगर ऑक्सीजन इनकी कम है और आप दे रहे हैं तो इनकी तबीयत बेहतर होगी। अगर नहीं देंगे तो इनको वो चीजें होंगी जो मैंने जिक्र किया है कि वो नहीं होंगी। तो
ऑक्सीजन ऐसी चीज नहीं है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी इनकी हो जाए कि ये एडिक्टेड हो गए हैं। वो एडिक्शन वाली ये मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत के हिसाब से आप दे रहे हैं, एडिक्शन नहीं है। और अमूमन अगर बच्चे हैं तो साइकोलॉजिकल भी नहीं है कि वो पकड़ के बैठते हैं कि मैं बगैर ऑक्सीजन के नहीं हूँ, मैं पैनिक अटैक में चले जाऊँ, जो कि बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं इस उम्र में वो नहीं करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Sir, Sarah has a question for you. Yes, Sarah. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yes, I have a question. जी। When I'm just walking around, my saturation is usually good, alhamdulillah. But when I have wheeze, like really bad wheeze, my saturation drops. So what does this mean? So, alhamdulillah is nice. You want my answer in English? Yes, please. मुझे अंग्रेजी आती नहीं है यार। So what you're trying to say is that your saturation are generally normal, which is good, alhamdulillah. May Allah Ta'ala keep them nice and good all the time. And when you have the wheezing, your saturation drop. The wheezing is because your airways, the tubes that lead to the lungs, they've become small due to the effect of asthma-like condition or the muscles being tight around the airways. So that is due to the tightness of the airways, and that's why you wheeze, that's why you make the noise, and that's why, because there's not enough oxygen going through, the oxygen drops and your saturation drop. And when you have either rest or take the ventral nebulizer or you take your other inhalers, things will open up, lungs will open up, tubes will open up, more oxygen will get through, and then oxygen saturation will pick up. So that is the reason, because the tubes are very narrow, and that's why they're making the wheezy noises as well. And that is because of all the muscles and inflammation in there. Did you get that? Okay, thank you. Yes. Did you understand that? Yes. Oh, go on, tell me then, what did you understand? Okay, so I understood that I get wheezing because my airway, it gets small. Excellent. And well it done. gets blocked, and that Yeah. makes the noise. Excellent. Well done. ओके अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये आया था कि जब आपने बताया था कि हार्ट रेट, अगर बच्चे का जो है हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इज गोइंग अप और सैचुरेशन नीचे जा रही है, तो इट मींस के कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको उसको देखना चाहिए। तो वही कहते हैं कि ऐसे में अगर हॉस्पिटल में फौरी केयर अवेलेबल ना हो और हम ले जाएं और उसमें टाइम लग रहा हो, तो हमें उस दौरान खुद से हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें ये देखना यह है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप नहीं है कि आपको फौरी तौर पे जो है मदद मिल सके, या अगर आप वहाँ जाएं भी तो आपको मदद मिल सके। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसमें ये है कि ऑक्सीजन अगर आपके पास है ही नहीं तो आप ऑक्सीजन तो दे नहीं सकते हैं। अगर बच्चे को वीजिंग है, जैसे अभी सारा ने कहा कि इसे वीजिंग होती है, आपको महसूस हो रहा है कि है, तो उसमें आप वेंटलिन जो है वो नेबुलाइजर या वेंटलिन थ्रू इनहेलर और स्पेसर जो है, अगर वो है तो वो दे सकते हैं। बाकी जो है अगर फिजियो वगैरह आप कर सकते हैं, बलगम वगैरह है, तो जरूर फिजियो करें। उसके साथ जो नेबुलाइजर आप दे रहे हैं वो इस्तेमाल करें, जिससे कि चेस्ट एक क्लियर हो जाए, जो मवाद वगैरह अंदर जमा हुआ है वो खाली हो जाए, और उसके साथ जो है वो भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ऑक्सीजन वाली ये चीजें आ रही हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये यकदम नहीं होती हैं, ये वक्त के साथ साथ होती हैं, और ये एक ट्रेंड और पैटर्न जो है वो देखना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि जब सैचुरेशन 80% हो गई है तो आपने नोटिस किया है, क्योंकि उससे पहले ये 95 भी होंगी, 90 भी होंगी, 85 भी होंगी, फिर 80 होंगी। तो अगर उस दौरान कुछ नहीं किया है तो फिर वो सैड सिचुएशन बन जाती है कि अब इमरजेंसी बन गई है और अब इमरजेंसी डील करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट केसेस। तो इसीलिए जो है कि उनको बजाय इसके कि वो ज्यादा इनकी तबीयत खराब हो, पहले ही उसके ऊपर कोई एक्शन किया जाए या लिया जा सके तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। एक कभी क्वेश्चन ये आया है कि वेंटलिन स्पेसर से देना जरूरी है या विदाउट स्पेसर भी यूज कर सकते हैं? तो बच्चों में जो है हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि स्पेसर दें, स्पेसर के साथ दें, क्योंकि विदाउट स्पेसर ये जस्ट मुंह में जाएगा, ये लंग्स में नहीं जाएगा। तो इट इज बहुत
इनफेक्टिव मेथड ऑफ गिविंग इट। आप तकरीबन वेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि गले और मुंह के अलावा ये वेंट्रिन आगे नहीं जा रहा होगा। और स्पेसर डिवाइस जो है यूजली नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अवेलेबल है भी, मिल भी सकती है, पाकिस्तान भी मिल रही है, डिफरेंट टाइप के स्पेसेस आते हैं, तो अगर मिल जाए तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप करें, क्योंकि ये टेक्निक इवन एडल्ट्स जो है वो इनहेल लेते हुए उन्हें पता नहीं होता कि कैसे इस्तेमाल करना है, और बच्चे जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते अपना ब्रीथ इन और वो प्रेस करते हैं इनहेलर के दवाई निकले, उसकी कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ फिर वो सांस को 10 सेकंड तक होल्ड करना लेने के बाद, वो अमूमन बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्पेसर जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इट्स अनलाइकली कि वो बच्चे को सही दवाई मिल रही हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। बस अभी तक जो आए हैं क्वेश्चन वो तो यही है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जैसे मेरे ख्याल से अभी मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो चलें ठीक है, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन का। अल्लाह ताला सबको खैर वफियत से रखे। तो नेक्स्ट टाइम तक मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मामले के। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।